नमस्कार। एक मांसाहारी घर में पैदा होकर सबसे पहले मैं वेजिटेरियन बना, यानी कि शाकाहारी, और उसके बाद मैंने वीगन बनने की कोशिश की। शाकाहारी शब्द से तो भारत में ज़्यादातर लोग परिचित हैं। शाकाहारी वो लोग होते हैं जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाते हैं, लेकिन शाकाहारी लोग दूध, दही, पनीर ये सब खाते हैं। वीगन वो लोग होते हैं जो जानवर का कोई भी उत्पाद इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो मांस, मछली, अंडा नहीं खाते, दूध, दही, मक्खन भी नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, साथ ही शहद नहीं खाते। जानवर के चमड़े से बनने वाली चीज़ें जैसे जूते, बेल्ट, इन सब चीज़ों का भी उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वीगन लोग जानवरों पे हो रही हिंसा के बहुत खिलाफ होते हैं। तो मैंने वीगन बनने की कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश में मैं मरते मरते बचा हूँ। तो पूरी घटना क्या रही आपको शुरू से बताता हूँ। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ था उसमें शुरू से ही मांसाहार खाया जाता था, इसलिए बचपन में मुझे भी खिलाया गया। मेरे पापा जो हैं वो आज तक मांसाहार के बहुत शौकीन हैं, और वो जैसे कि मटन और मुर्गा तो बहुत कॉमन होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें वो खा चुके हैं। केकड़े हो गए और बहुत सारी चीज़ें खा चुके हैं वो। तो उस घर में बचपन में मैंने भी चिकन, मटन, मछली और अंडा तो बहुत कॉमन है, ये सब खाया था। लेकिन काफ़ी छोटे की बात है, मुझे उम्र तो नहीं याद है कितना छोटा रहूँगा मैं, लेकिन काफ़ी बचपन की बात है। मैं एक शादी में गया था और वहाँ पे मैंने ज़िंदगी में पहली बार बकरे को कटते हुए देखा था। तो उस दिन के बाद मैं कभी मांस नहीं खा पाया। और बहुत से लोग जो इस घटना को सुनते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम इमोशनल हो गए, ये कोई इमोशनल चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ ये इमोशनल चीज़ नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था, एक रूपांतरण था। और मैं इसे रूपांतरण क्यों कहता हूँ, इसकी पहचान क्या है, उसका मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उस घटना के काफ़ी समय बाद, मांस खाना तो मैं छोड़ ही चुका था, काफ़ी समय बाद, कई सालों के बाद एक दिन हमारे घर में नॉर्सू का एक पैकेट आया जो हमने ख़रीदा नहीं था, मगर किसी चीज़ के साथ फ्री में मिला था। तो वो फ्री में मिला था, उसको लेते वक्त हमने को उस पर ध्यान नहीं दिया किस तरीके का पैकेट है वो। जब वो घर आया तो वो चिकन सूप था। तो अब मेरे दिमाग ने कहा कि यह चिकन तो मर ही चुका है, और अब मैं इसको खाऊं चाहे फेंकूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मैं किसी मांस की बिक्री को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, पर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, और ये घर में आ ही गया तो इसको खा लेते हैं। तो मैं इसको बनाया, लेकिन जब मैं उसे खाने की कोशिश की तो मुझे उल्टी आ गई, मुझसे खाया नहीं गया। तो फिर मुझे समझ आया कि मेरा जो सिस्टम है, पूरा शरीर का, मन का, उस पूरे सिस्टम ने ही मांस का त्याग कर दिया था जब मैंने बकरे को पहली बार कटते देखा था। इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके बाद मुझे कहीं पे चिकन पकड़ा हो, मुझे खाने का मन हो और मैं अपने मन को रोक रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक रूपांतरण था, ये कोई इमोशन नहीं था, ये कोई दिमाग से सोची हुई चीज़ नहीं थी। तो जब मैंने बकरे को कटते देखा तो उस दिन के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया, यानी कि मैं शाकाहारी बन गया, और ये सिलसिला चलता रहा। मुझे देख के मेरे घर में धीरे धीरे बाद में मेरी मम्मी ने भी मांस खाना छोड़ दिया। मेरे पापा आज तक मांस खाते हैं। इसके बाद समय थोड़ा आगे बीतता है और उसके बाद हम लोग जाते हैं माउंट आबू में। कुछ समय हम लोग माउंट आबू में रहे थे, तो वहाँ पे घर के पास एक तालाब था और मेरे पापा वहाँ पे मछली पकड़ने जाते थे, और मैं भी वहाँ पे मछली पकड़ने जाता था। और उस समय तक जीव हिंसा को लेकर जो मेरे व्यूज़ थे वो कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुए थे। मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ था कि जीवों को तकलीफ देना गलत है, लेकिन इसको पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, इतनी मुझे भी समझ नहीं थी। मैं उस समय 8th या 9th क्लास में था। तो मेरे पापा मछली पकड़ते थे, और कई बार मैं भी मछली पकड़ता था कांटा डाल के। और मैं यहाँ तक करता था कि जो मछली पकड़ में आ गई, क्योंकि मुझे मछली पकड़ने या उसे खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जब मैं मांसाहार करता भी था तो मछली मुझे अच्छी नहीं लगती थी, टेस्ट मुझे ख़राब लगता था मछली का। तो मछली में ऐसे ही उस समय बचपन था, मतलब उतनी समझ नहीं थी, तो एक तरह से वो खेल लगता था। तो मैं क्या करता था, मछली को पकड़ने के बाद पहली बात तो ये कि जब आप कांटा डाल के मछली पकड़ते हैं, फिर मछली के मुंह से कांटे को निकालते हैं तो उसका मुंह वैसे ही कट जाता है। उसके बाद मैं उस कांटे को उस मछली की पीठ में गाड़ देता था और उसको पानी में छोड़ देता था, तो वो भागती थी पानी में, और फिर मैं उसको खींचता था। आज मुझे इस बात की समझ है कि उस मछली को कितना दर्द होता होगा, लेकिन उस समय इस बात की मुझे समझ नहीं थी। मेरे पापा वो मछली भी पकड़ते थे और केकड़े भी पकड़ते थे। केकड़े के आगे जो आगे दो होते हैं, दांत उन्हें नहीं कह सकते, इस तरीके के जो होते हैं जैसे वो काटते हैं, तो मेरे पापा उसको पकड़ के ऐसे तोड़ देते थे, और फिर घर लाके उसे उबाल के कुछ सूप सा बनता था, उसे पी लेते थे। तो माउंट आबू का जो समय था, उस समय मेरे पापा जो थे वो लगभग रोज़ ही जाते थे उस तालाब पे और काफ़ी मछलियाँ लेके आते थे। वो मछलियाँ मुफ्त में मिलती थी और वो मछलियाँ खाते थे। जब उन्होंने 6 महीने तक लगातार मछली खाई तो उनकी सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया।
उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर वो हाथ पकड़ लेते थे तो बहुत ज़्यादा ताकत थी उसमें। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से वीगन लोग ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वीगन डाइट जो है वो ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन मेरे अनुभव में ऐसा नहीं है। और अगर आप साइंस क्या कहता है सोचने में जाएंगे तो वो भी कोई कंक्लूजन नहीं देता है। उसमें आप अलग अलग थ्योरी पढ़ते जाएंगे, कोई थ्योरी कुछ कहेगी, कोई थ्योरी कुछ कहेगी, तो अल्टीमेटली वो लोगों के अनुभव भी हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुभव हैं। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जैसा साइंस तो होता नहीं। जैसे केमिस्ट्री में होता है कि दो केमिकल को आपने एक निश्चित प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में मिलाया तो एक तीसरा कंपाउंड बनेगा, तो हर बार ही बनेगा। जब आप उस अनुपात में उस केमिकल को मिलाएंगे तो हर बार वो कंपाउंड बनेगा। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है कि नियम हमेशा ही काम करते हैं, हर बार काम करते हैं। क्वांटम फिजिक्स की अभी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें तो नियम हर बार काम करते हैं। लेकिन मानव शरीर जो है या जानवर का भी जो शरीर है वो ऐसा है कि उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मेडिकल साइंस का हर नियम हर बार काम करेगा। कई बार पैरासीटामोल देने के बाद भी बुखार नहीं उतरता है। तो शरीर को लेकर सबके अनुभव अलग अलग होते हैं, डाइट को लेकर सबके अनुभव अलग अलग होते हैं। तो मेरा अनुभव जो मैंने देखा, मैंने अपने पापा के शरीर में देखा कि उनकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। खैर सिलसिला चलता रहा, वेजिटेरियन तो मैं बन ही चुका था। उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट पे मुझे वीगनिज़म के बारे में पता लगा और ये सोच लगती तो बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें करुणा की बातें हैं, जीव हिंसा के खिलाफ बोला जाता है। तो जो भी संवेदनशील लोग हैं, और मैं मानता हूँ कि मैं एक संवेदनशील इंसान हूँ, वो लोग इस तरह की सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं भी प्रभावित हुआ और धीरे धीरे मैंने जो थोड़ा बहुत मैं पनीर, घी ये सब खाता था, इसको भी मैंने बंद कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि एक बार जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे चक्कर आया, और उस समय मुझे ऐसा लगा कि ये चक्कर मुझे इसलिए आया क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया। वो ऑफिस मैंने नया ज्वाइन किया था तो मैं बोतल उस समय खरीद नहीं पाया था, तो मैं पानी कम पीता था क्योंकि थोड़ी दूर जाके वाटर कूलर पानी पीना पड़ता था। तो मुझे लगा कि डिहाइड्रेशन हो रहा है और इस वजह से चक्कर आया है। तो मैं अगले दिन ही बोतल खरीद लाया और उसके बाद पानी तो मैं पीने लग गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हर 2 या 3 दिन पर मुझे चक्कर आने लग गया। कहीं भी मैं जाता था, मेट्रो में जाता था, तो जहाँ तक मुझे जाना होता था मैं वहाँ तक जा नहीं पाता था। 1-2 स्टेशन जाने के बाद ही मुझे बाहर निकल के मेट्रो से और स्टेशन पे बैठना पड़ता था। तो अगर मुझे 8 स्टेशन आगे जाना है तो हर 2-2 स्टेशन पे मैं रुकता था प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद पहुँच पाता था। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि जॉन्डिस है। तो मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मैं एलोपैथ के बहुत अगेंस्ट हूँ, उस समय भी था। और मैंने जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जिन्हें कहते हैं, हालांकि उन्हें होलिस्टिक मेडिसिन कहना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद, होम्योपैथ, जिनको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं, उनको लेके मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने शरीर पे, मुझे अच्छे परिणाम प्राप्त हुए थे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि जॉन्डिस जो है ये तो लीवर की समस्या है और लीवर जो है इसका सही इलाज तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, जैसा एलोपैथ में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें तो मैं बहुत अच्छे रिजल्ट खुद अपनी नॉलेज से ही दे पाऊँगा। लेकिन मैंने अपनी नॉलेज पूरी ट्राई कर ली और मैं और कमज़ोर होता चला गया और पीलिया के सारे लक्षण नज़र आते चले गए। आंखें पीली हो गई, स्किन पीला हो गया। जब मेरे अपने एक्सपेरिमेंट से अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, स्थिति बिगड़ती चली गई, तो उसके बाद मैंने BAMS क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया। अभी भी मैं एलोपैथ में नहीं गया था क्योंकि एलोपैथ को मैं एक गलत साइंस मानता हूँ। इस बारे में ज़्यादा तो कह नहीं सकते क्योंकि इसको एलोपैथ के अगेंस्ट जैसे आप ज़्यादा कहते हैं यूट्यूब वीडियो को हटा देता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं अपना बता रहा था कि मैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम जितने होते हैं इन सबको मानता था। तो फिर मैं क्वालिफाइड आयुर्वेदाचार्य के पास भी चला गया, उसने भी मेडिसिन दी और वो मेडिसिन सही भी थी क्योंकि आयुर्वेद की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो जॉन्डिस के हिसाब से उसने सही मेडिसिन दी थी और जॉन्डिस के हिसाब से जो खान पान रखना चाहिए, नारियल का पानी है, गन्ने का जूस है, ये सब मैं ले रहा था। लेकिन स्थिति बिगड़ती ही चली गई, किसी चीज़ ने काम नहीं किया। स्थिति ऐसी हो गई कि मैं कमरे से उठ के अगर टॉयलेट करने जाऊँ तो मैं वहाँ पे धड़ाम से गिर पड़ता था। तो थक हार कर जो है, मैं उस समय भी तैयार नहीं था एलोपैथ में दिखाने के लिए, लेकिन मेरे घर वाले बहुत घबरा गए थे तो वो मुझे एलोपैथ में ले गए। और वहाँ पे एक डॉक्टर थे, उन डॉक्टर का उस इलाके में बहुत नाम था। मतलब पेशेंट्स वेट करते थे कि कब वो डॉक्टर साहब बैठेंगे, क्योंकि वो वीक में हर दिन नहीं बैठते थे। जब वो डॉक्टर साहब बैठेंगे तब हर पेशेंट चाहता था उस डॉक्टर को दिखाना। तो उस डॉक्टर ने मेरी कंडीशन को सुन के कहा कि इसका एक ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। और ब्लड टेस्ट में जो सबसे मेन चीज़ निकल के आई वो थी विटामिन B12 की कमी। तो उसके बाद उस डॉक्टर ने मुझे विटामिन B12 का इंजेक्शन दिया और वो इंजेक्शन की एक शीशी थी, उसने मुझे दिया। उस शीशी में से उसने थोड़ा सा इंजेक्शन लगाया, फिर कहा इस शीशी को घर ले जाओ, फ्रिज में रख लेना और अगले हफ्ते फिर लेके आना। तो ऐसे हफ्ते का 15 दिन का गैप दे देकर उसने कुछ समय तक मुझे उस इंजेक्शन को लगाया और उस इंजेक्शन से मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि विटामिन B12 अगर आप साइंस के हिसाब से देखें, जो
आज का मॉडर्न साइंस है जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, एलोपैथी जिसे कहते हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें उसमें सही भी हैं। तो उसमें ये बताया जाता है कि विटामिन B12 जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल से ही मिल सकता है, प्लांट से नहीं मिल सकता। अब इसमें कुछ वीगन्स ऐसा कहते हैं कि पुराने ज़माने में मिट्टी के अंदर ही कुछ बैक्टीरिया होते थे जिससे B12 मिलता था, यानी आप गाजर को उखाड़ के और नदी के पानी में धो के जब खाते थे तो बैक्टीरिया की वजह से आपको B12 मिलता था। लेकिन अब कीटनाशक डालने से वो बैक्टीरिया ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब आपको सब्जियों में B12 नहीं मिल पाता है। और वीगन ऐसा भी कहते हैं कि जानवरों में भी B12 तभी मिल पाता है जब वो जानवर फ्रीली मूव करता हो, जैसा कि जंगल में मूव करते हैं। लेकिन जब उसको पकड़ के रखा जाता है, जैसे कि मुर्गियों को रखा जाता है, तो उस स्थिति में उनकी बॉडी में भी B12 नहीं बन पाता, इसलिए उन्हें भी B12 का सप्लीमेंट पहले खिलाया जाता है, फिर आप उस मांस को खाते हैं तब आपको B12 मिलता है। तो ये सब कंट्रोवर्सी है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलिए कि साइंस ये कहता है कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स है उससे ही आपको B12 मिलता है, और B12 बहुत ज़रूरी है। अगर B12 आपको नहीं मिलता है तो साइंस ऐसा कहता है कि धीरे धीरे उसके लक्षण आते, एकदम से नहीं आते। आप अगर आज से दूध वगैरह सब बंद कर दें तो आपको ऐसा नहीं हफ्ते भर बाद या महीने भर बाद कुछ होगा, 4-5 साल बाद या 10 साल बाद होगा। जो वीगन्स है वो बताते हैं कि B12 आपको जो है, अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं खाने का, जैसे खमीर उठाना होता है, ये फर्मेंटेशन होता है, सब्जियों को पानी में डाल के छोड़ दिया जाता है, कुछ समय बाद वो पानी खट्टा हो जाता है, इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। साउथ इंडिया में चावल का फर्मेंटेशन करके खाया जाता है। तो जो फर्मेंटेड डिशेस होती हैं उनमें B12 मिलता है, कितना मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ हद तक मिलता है। इसके अलावा कुछ ख़ास मशरूम होते हैं उसके अंदर ही B12 मिलता है। तो जो वीगन लोग हैं वो इन सोर्सेज से ले सकते हैं। इसके अलावा B12 के सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं, क्योंकि कुछ काई होती है उनको सुखा के बनाया जाता है। तो B12 के वेजिटेरियन या वीगन सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जंगल में जो इंसान का खाना था उसकी आप बात करें तो जंगल में उसे सप्लीमेंट नहीं मिल सकते थे। जो आदि मानव थे शायद उन्हें फर्मेंटेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो उनका खाना तो जानवरों का शिकार ही था। वो फल फ्रूट भी खाते थे और मांस भी खाते थे, तो उन्हें B12 वहाँ से मिल जाता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं वीगन बनने के चक्कर में ये सब कुछ छोड़ चुका था, तो B12 की कमी हो गई थी। और जब B12 का इंजेक्शन मुझे दिया गया तो उसके बाद मैं ठीक हो गया, मेरा जॉन्डिस ख़त्म हो गया, मुझे चक्कर आने बंद हो गए। लेकिन मैं बचपन से काफ़ी पतला था, आज भी मैं पतला हूँ। और उस समय तो क्योंकि जब जॉन्डिस हुआ था और पतला हो गया था, तो ऐसे में कोई ताकत नहीं बढ़ी थी, वज़न नहीं बढ़ा था। लेकिन हाँ, जो सिम्टम्स है, चक्कर आना वगैरह, ये सब बंद हो गए थे। फिर बाद में समय और आगे बढ़ता है। इसके बाद मैंने इंटरनेशनल BPO में कुछ दिन काम किया था, तो मेरे शरीर में वो कंप्यूटर पे लगातार बैठ के, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है रूटीन होता है, वहाँ पे ब्रेक लेना भी बहुत कठिन होता है। एक सॉफ्टवेयर में टाइमर चलता रहता है, जैसे आप कंप्यूटर से उठेंगे वो टाइमर चलने लगेगा। तो आप पानी पीने भी जाते हैं तो वो टाइमर चलता है, टोटल 1 घंटे का ही ब्रेक होता है, मतलब काफ़ी हेक्टिक होता है। और वो लगातार बैठे कंप्यूटर पे काम करते करते आपके शरीर पे बहुत असर पड़ता है। तो मेरे भी हाथ में टाइपिंग करते करते दर्द होने लगा था, काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था, जिससे कि मैं टाइपिंग नहीं कर पा रहा था। इसको एलोपैथ की भाषा में कहे तो कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एलोपैथ पे मुझे ट्रस्ट नहीं है, फिर भी मैं चेकअप वगैरह जो है वो एलोपैथ में करा लेता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए समस्या क्या है। फिर मैं उसका आयुर्वेद या दूसरी जो पैथीज़ हैं उनमें समाधान ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मैंने टेस्ट कराया, जब एलोपैथ में एक्सरे वगैरह हुआ तो उन्होंने कार्पल टनल बताया। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप जो मेडिसिन दे रहे हो उससे ठीक हो जाएगा? उसने कहा नहीं, ठीक नहीं होगा, ये तो हमने पेन किलर दिया है जिससे कि दर्द आपको महसूस नहीं होगा। तो मैंने कहा कि फिर महसूस नहीं होगा, लेकिन जो समस्या है वो तो वहीं है, उसमें सुधार कैसे होगा? जिस भी वजह से ये दर्द शुरू हुआ है वो समस्या तो वहीं है। तो दर्द जैसे पहले धीरे धीरे बढ़ा है, आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप इलाज तो कुछ इसमें दे नहीं रहे, पेन किलर दे रहे हैं। तो उसने कहा जब और बढ़ जाएगा तो हम आपको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन देंगे। मैंने कहा क्या उससे ठीक हो जाएगा? उसने कहा उससे भी ठीक नहीं होगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी होंगे। वो डॉक्टर एटलीस्ट ईमानदार था। मैंने पूछा फिर आगे क्या होगा? और बढ़ गया? तो वो कहता अगर और बढ़ गया तो आपका ऑपरेशन होगा। तो मुझे पहले ही पता था कि एलोपैथ में इलाज तो होता नहीं है, ठीक तो किसी को किया नहीं जाता, बस सिम्टम को दबाया जाता है। इसके बाद मैं जब आयुर्वेद में गया, रामदेव के सेंटर में दिखाने के लिए गया, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत सी दवाइयाँ दी, जिसमें कि शिलाजीत भी दिया। शिलाजीत को लेके बहुत लोगों के मन में गलतफहमी है कि ये सेक्स की दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की दवा है। बैक पेन वगैरह में भी दिया जाता है, यानी जो बैक पेन हो गया, जोड़ों के अन्य दर्द हो गए, उनमें भी दिया जाता है। तो मेरे तो हाथों में दर्द था तो मुझे वो दिया गया, और मेरा दर्द काफ़ी ज़्यादा था तो मुझे बहुत हाई डोज दी गई और ये कहा गया इसे दूध के साथ लेना है। तो उस समय दर्द इतना ज़्यादा था कि मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई वीगन वाली फिलॉसफी नहीं लगाई। जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने किया, दूध के साथ उस शिलाजीत को लिया, और ज़िंदगी में पहली बार मेरा वजन बढ़ा था और बढ़ के 60 किलो तक पहुंच गया था, जैसा ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उस समय मेरा चेहरा भी भर गया था, पहले के मुकाबले जैसा मैं पतला था, और जो वज़न बढ़ा था इसलिए मुझे अपने हाथ वगैरह में भी थोड़ा बहुत जो है मांस ज़्यादा लगने लग गया था।
तो वहाँ पे मुझे पहली बार पता लगा कि शिलाजीत और दूध या जैसे अश्वगंधा होता है, सब लेने से वज़न बढ़ता है। लेकिन आप देखें आयुर्वेद में जितनी भी ऐसी चीज़ें दी हैं वज़न बढ़ाने के लिए, वो शिलाजीत हो, अश्वगंधा हो, या अगर आप बहुत साधारण घरेलू प्रयोग में भी जाएं तो छुहारे होते हैं, उनको भी दूध में उबाल के ही कहा है। शिलाजीत को भी दूध के साथ ही कहा आयुर्वेद में, और अश्वगंधा को भी दूध के साथ ही कहा है। तो मैंने इसे दूध के साथ लिया, उस समय मेरा वज़न जो है वो बढ़ गया था, दर्द में कमी आई थी, पूरी तरीके से दर्द ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद फिर वही वीगन फिलॉसफी दिमाग में घुसी हुई थी, इसलिए जब थोड़ा सा आराम मिल गया तो मैंने उस चीज़ को फिर से छोड़ दिया। उसके बाद कुछ समय बाद मैंने फिर से अश्वगंधा और इन सब के बेनिफिट्स को जानने समझने के बाद फिर से लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने उसे पानी के साथ लिया। वो भी आयुर्वेद कहता है अगर आप दूध के साथ नहीं लेते तो गुनगुने पानी के साथ लें, लेकिन मुझे भी समझ नहीं आया कि गुनगुने पानी या ठंडे पानी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैंने उसे पानी के साथ लिया। तो मुझे उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, मेरा वज़न कोई उस तरीके से नहीं बढ़ा। इसलिए मैं मानता हूँ कि दूध कुछ तो ऐसा करता है जो इन दवाइयों के या छुहारे हो गए इनके असर को बढ़ाता है, और बढ़ाता कुछ इस तरीके से कि आपके शरीर में वज़न और ताकत बढ़ती है। क्योंकि जब मैंने शिलाजीत को दूध के साथ लिया था तो मेरी ताकत और मेरा वज़न बढ़ा था। तो मेरा अनुभव तो यही कहता है। हालांकि वीगन लोग कहते हैं कि दूध जो है वो हार्ट डिजीज़ को जन्म देता है और ये सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन जो मेरा अनुभव है वो मैंने कहा, और ऐसा ही आयुर्वेद में भी लिखा है। सिर्फ आयुर्वेद में लिखा है इसलिए हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन मेरा अनुभव भी यही कहता है। तो इसलिए जब तक मेरे पास इसका कोई काउंटर अनुभव नहीं हो जाता मैं इस बात को मानूंगा। और ऐसा भी देखा गया है कि कुछ स्त्रियां होती हैं, उनका बच्चा हो जाता है तो उन्हें दूध नहीं बनता, तो उस स्थिति में भी गाय का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो छोटा पैदा हुआ बच्चा है, उसकी बॉडी का ग्रोथ तो बहुत जल्दी होता है। तो मैंने ऐसे बच्चों को खुद देखा है गाय का दूध पी के उनकी बॉडी में ग्रोथ हुआ है। तो इसलिए मैं नहीं मान सकता कि दूध में न्यूट्रिशन की कोई कमी है, दूध जो है कोई बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। हो सकता है रोज़ लेने से करता हो, वीगन लोगों की बातों में भी कोई सच्चाई हो, लेकिन एक दवा के तौर पे या दवा के साथ जब आपको लेना है तब वो फ़ायदा करता है। तो मैंने अपने जीवन का अनुभव बताया कि मछली जो मेरे पापा ने लगातार जब खाई तो उनका वज़न बढ़ा। जब दूध के साथ मैंने शिलाजीत को लिया तो मेरा वज़न बढ़ा। लेकिन फिर भी वीगन फिलॉसफी मेरे दिमाग में घुसी हुई थी, तो धीरे धीरे मैं उन चीज़ों को कम करता चला गया। और फिर मैं उसी चीज़ पे आ गया कि ना घी खाना है, ना पनीर खाना है, ना दूध पीना है, मांस मछली का तो सवाल ही नहीं हो, तो बचपन में ही छोड़ चुका था। और अंडे मैंने आगे जाके छोड़े, लेकिन अंडे भी कई सालों से छोड़ चुका था। तो फिर वही हुआ कि धीरे धीरे मेरा वज़न कम होता चला गया। जब मेरा वज़न पीक पे था तो 60 kg था, लेकिन उसके बाद मेरा 55 पे आके स्टेबल हो गया था। फिर मेरा वज़न और कम जब होना शुरू हुआ, काफ़ी दिनों तक स्टेबल रहा 55 पे, लेकिन और जब कम होना शुरू हुआ तो होते होते वो 45 kg पे पहुंच गया। और जब 45 kg पे पहुंचा तो फिर वही चीज़ हुई कि मुझे चक्कर आने शुरू हुए, मैं चलते चलते गिर जाता था चक्कर खा के। इस बार कोई जॉन्डिस नहीं हुआ था, शरीर पीला नहीं हुआ था, लेकिन चलना ही मुश्किल हो गया था। मैं 10 किलोमीटर भी चलना मेरे लिए मुश्किल हो गया था, 10 किलोमीटर भी जाने मुझे सोचना पड़ता था। और जब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे चक्कर आने लग गया और मैं चक्कर खा के गिर जाता था, तो उसके बाद मैंने डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने फिर ब्लड टेस्ट किया। इस बार जो मेन कमी थी वो विटामिन डी की थी। B12 का मैंने टेस्ट ही नहीं कराया क्योंकि मुझे पता था B12 कम होगा, क्योंकि मेरी डाइट में नहीं है और उसका टेस्ट जो है काफ़ी खर्चीला होता है। और डॉक्टर ने काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे, तो सारे टेस्ट कराने मेरे बस में नहीं था, मेरी जेब अलाउ नहीं करती थी। तो मैंने B12 को छोड़ दिया था, मानते हुए कि वो तो कम होगा ही, साथ में विटामिन डी भी कम निकला। विटामिन डी कहने को तो आपको धूप में मिलता है, लेकिन प्रकृति में जिस तरीके से मिलता है उसके लिए तो आपको बिना कपड़ों के धूप में काफ़ी घंटे होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में इंसान ऐसे ही रहता था। जिस तरीके से हम धूप में रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर समय तो हम घर में या ऑफिस में रहते हैं और धूप में कभी कभार रहते भी हैं, तो कपड़े होते हैं हमारे शरीर पे, तो हमें विटामिन डी की पूरी पूर्ति धूप से नहीं हो पाती है। विटामिन डी भी हमें नॉन वेज फूड से मिलता है, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। तो इस वजह से मेरे शरीर में फिर से कमी आ गई। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब मुझे इंजेक्शंस दिए गए थे तो मुझे 15 दिन या हफ्ते भर में एक बार दिया जाता था, और कुछ दिनों तक देने के बाद उस इंजेक्शन को बंद कर दिया गया। और मैंने पता किया था कि इंजेक्शन जो होता है वो बॉडी में स्टोर रहता है और काफ़ी महीनों तक, मतलब 1-1.5 साल तक वो बॉडी में B12 मिलता रहता है उससे। तो मैंने अपने मन से ही सोच लिया कि जो काम इंजेक्शन करता है वही काम विटामिन B12 की टैबलेट भी करती होगी, और यहाँ पे मैंने गलती कर दी। क्योंकि फिर मैंने क्या किया कि साल में 1 महीने में मैंने विटामिन B12 की हाई डोज लेनी शुरू कर दी, और 11 महीने मैं नहीं लेता था। और मैं सोचता था कि टैबलेट भी शरीर में स्टोर होगा और वो धीरे धीरे पूरे साल तक मुझे विटामिन B12 देता रहेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। B12 जो है वो टैबलेट के फॉर्म में जब आप लेते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा होता है जिसको बॉडी यूज़ नहीं कर पाती वो निकल जाता है। तो इस वजह से मैं धोखे में रहा कि मेरे शरीर को विटामिन B12 मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल रहा था।
तो जब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, मैंने टेस्ट कराया, उसके बाद मैंने विटामिन डी की टैबलेट लेनी शुरू की और विटामिन B12 लेना शुरू किया। तो मेरा वज़न जो है वो फिर से 45 से बढ़ना शुरू हुआ और लगभग 1 महीने पहले मैंने नापा था तो 51.20 kg जो था वो मेरा वेट आया था, यानी बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर महीने बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। तो इन सारी बातों से मुझे पता लगता है कि नॉन वेज के अंदर या दूध हो गया, इसके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, यानी जानवरों से जो खाना आ रहा है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है, कुछ ऐसे न्यूट्रिशन मिलते हैं जो हमें वेज से या तो नहीं मिलते, या उनको लेने के लिए शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ फर्मेंटेशन करना पड़ेगा, या कोई महंगा मशरूम होगा उसको खाना पड़ेगा, या तो सप्लीमेंट्स खाने पड़ेंगे। तो इस समय मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सब जानने के बाद मैंने वीगन होना छोड़ दिया? अभी की स्थिति में आपको बताऊँ तो वेजिटेरियन तो मैं 100% हूँ, वीगन भी मैं अपने आप को 99% मानता हूँ, क्योंकि पनीर हो गया या घी हो गया, मक्खन हो गया, सब मैं नहीं खाता हूँ। सिर्फ एक चाय एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी कभार पी लेता हूँ, उसको भी मैंने काफ़ी कम कर दिया है पहले से, लेकिन मैं कभी कभार पी लेता हूँ। और उसमें मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मेरा जो मन है वो दूध को पीने का है, क्योंकि वीगन चाय भी आती है जो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देती है, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए मैं उसको नहीं ले सकता। इसलिए आप इसे मजबूरी कह सकते हैं, मेरा आलस कह सकते हैं कि मैं खुद से कोकोनट से मिल्क नहीं बना रहा हूँ या सोया का मिल्क बनता वो नहीं बना रहा हूँ। तो फिलहाल जो है मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ, सिर्फ वही एक चीज़ है जिसकी वजह से मैं अपने आप को 99% वीगन कहता हूँ, 100% नहीं कहता हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं अब जो है नियम से B12 और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ। B12 के सप्लीमेंट्स जो मैं लेता हूँ वो मैं इंश्योर करके लेता हूँ कि ये वीगन सोर्स से आया है। विटामिन डी का जो सप्लीमेंट मैं ले रहा हूँ वो जन औषधि केंद्र पे जो मिलता है वो ले रहा हूँ। जन औषधि केंद्र पे 2 तरीके का मिलता है, तो एक विटामिन डी पे लिखा होता है विथ कोरल ग्रेन्स, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम का वो मिक्सचर होता है, तो मैं वो वाला ले रहा हूँ। मुझे 100% नहीं पता कि वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, किस तरीके का टैबलेट है, लेकिन मैं अपने मन से ही मान के चल रहा हूँ कि वो शाकाहारी होगा, यानी कि वो कोई सिंथेटिक केमिकल होगा जो फैक्ट्री में बना होगा। तो फिलहाल मैं ये सप्लीमेंट्स ले रहा हूँ और इन सप्लीमेंट्स को लेते हुए जो है मैं 99% वीगन बना हुआ हूँ। जो नॉनवेज के सपोर्टर हैं वो और भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताते हैं कि वो हमें वेजिटेरियन डाइट से सही से नहीं मिल पाता, या अगर हमें लेना हो तो हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वेजिटेरियन डाइट से अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना हो तो बहुत सारे फल खाने पड़ेंगे जो बहुत महंगे होते हैं, और मेरी जेब उसे अलाउ नहीं करती, तो मैं सप्लीमेंट्स लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या मैं वीगनिज़्म के खिलाफ हूँ? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके वीगन बनने की। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि वीगनिज़्म का जिस तरीके से प्रचार हो रहा है, मैं जहाँ पे भी देखता हूँ वहाँ पे यही बताया जाता है जानवरों पे जुल्म हो रहा है, मांस ना खाएं, दूध छोड़ दें। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि जैसे आप मांस और दूध छोड़ते हैं आपको अपने B12 और विटामिन डी के लेवल का ध्यान रखना है, नहीं तो आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। और ये सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, आप यूट्यूब पे डेंजर्स ऑफ बीइंग वीगन डालेंगे तो आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही हुआ कि जब वो वीगन डाइट पे गए तो कमज़ोर होते चले गए। तो इसलिए जितने भी वीगन लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी को भी वीगन बनाने से पहले आप उसे B12 और डी के बारे में बताएं, ताकि वो किसी प्रकार के खतरे में ना जाए, और उसके बाद आप अपने वीगन होने का प्रचार करें या ये बताएं कि उस व्यक्ति को भी वीगन क्यों हो जाना चाहिए। इस समय जो मैं वीगनिज़्म वाले ग्रुप देखता हूँ वो मुझे एक तरीके से कल्ट लगते हैं, बहुत एग्रेसिव तरीके से लोगों को बताते हैं और ये B12 और डी वाली जानकारी भी नहीं देते हैं। तो जिस तरीके से प्रचार हो रहा है मुझे लगता है वो जो लोग हैं, वो जो ग्रुप है, एक तरीके से मुझे कल्ट लगता है, तो वो कल्ट बहुत ख़तरनाक है। वीगनिज़्म का प्रचार ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, लोगों को सही जानकारी देके, ताकि उनकी सेहत पे कोई नुकसान ना हो। और मेरा मानना है कि जब सही तरीके से प्रचार किया जाएगा तभी वीगनिज़्म जो है वो फैलेगा। अगर आप गलत तरीके से गुस्से में आके ज़बरदस्ती लोगों के सर पे चढ़ के उन्हें वीगन बनाने की कोशिश करेंगे तो प्रचार ज़्यादा सफल नहीं होगा। अभी तक मैंने जो बातें कही, उन बातों को सुन के अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो कुछ अच्छा होगा, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस वीडियो को आप लाइक करें, इस वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट भी करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि जिस वीडियो पे लाइक होंगे, कमेंट्स होंगे, सब्सक्राइब होगा जो जिस वीडियो को देखने के बाद चैनल, वही वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। तो ये मेरी मजबूरी है आपसे रिक्वेस्ट करना। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आपको लगता है कि ये बातें ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी तो कुछ अच्छा होगा, तो आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग वीडियो को अभी तक देख रहे हैं उन्हें बता दूँ, मेरा नाम है आलोक मिस्टिक, आप देख रहे थे वर्जित सत्य। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।